तो अब हम लोग है ना सो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आइसो का मतलब कि आपका सेम और टॉप्स का मतलब कि एटॉमिक नंबर। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना उसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट से बने हुए, मतलब जिसके पास एटॉमिक नंबर मेरा सेम होता है वही आइसोटोप्स कहलाते हैं। लेकिन आइसोटोप्स पहचानने का तरीका कि वह एलिमेंट मेरा क्या हो जाए, देखने में सेम के जैसा, मतलब एक जैसा। अब यहाँ पर देखिए बोलता है आइसोटोप्स में ना सो एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है लेकिन अलग अलग होता है आपका मास नंबर, तो वही आपका आइसोटोप्स कहलाता है। बोलते हैं कि आइसोटोप्स है ना सो रासायनिक रूप से सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। फर्स्ट सेल में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका सेम है, इसलिए जैसा जैसा केमिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन का होगा ना वैसा वैसा केमिकल प्रॉपर्टीज आपका क्लोरीन का होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों की मदद से हम लोग सोल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग जो पढ़े हैं वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मदद से हम लोग सोल्ट बनाते हैं। तो ये वाला भी कैसा आता है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन हायर क्लास में पढ़ने को मौका मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 तरह का आइसोटोप्स है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है ना तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है ना तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल डी है, इसलिए ड्यूटेरियम का सिंबल हो गया आपका कैपिटल डी। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर हो गया 1 और मास नंबर हो गया आपका 3। ट्रिटियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल टी है तो ट्रिटियम का सिंबल हो गया आपका कैपिटल टी। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है तो Z बराबर 1 लिख दिए। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पर Z बराबर 1 लिख दिए। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पर Z बराबर 1 लिख दिए। अब आता है आपका मास नंबर। प्रोटियम का मास नंबर आपका 1 है तो यहाँ पर A बराबर 1 लिख दिए। ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है तो यहाँ पर A बराबर 2 लिख दिए। ट्रिटियम का मास नंबर आपका 3 है, यहाँ पर A बराबर हो गया आपका 3। अब आता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो न्यूट्रॉन का प्रोटियम के केस में न्यूट्रॉन का वैल्यू हमेशा आपका 0 होता है। अब ड्यूटेरियम का केस देखिए। ड्यूटेरियम बोलते हैं न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 2 में से 1 गया तो बच गया 1। तो ड्यूटेरियम के केस में न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा आपका 1 होता है। नेक्स्ट केस है आपका ट्रिटियम। ट्रिटियम में हम लोग न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया तो बचा आपका 2। तो ट्रिटियम के केस में आपका न्यूट्रॉन का संख्या हो गया आपका 2। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिए बोलता है कार्बन के पास है 3 समस्थानिक पाया जाता है। कार्बन यहाँ पर देखिए एलिमेंट आपका सेम है और हम बोले थे एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर आपका सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंट आपका मास नंबर है, इसलिए ये तीनों आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 हो गया। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13 हो गया। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर आपका 14 हो गया। अब बोलते हैं कि ऑक्सीजन के पास मुख्यतः 2 तरह के समस्थानिक है। एक है आपका ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 आपका सम संख्या है, इवेन नंबर है, तो 8 पे डबल कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन का मास नंबर देखिए यहाँ पे 16 आ गया।
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 18 है। यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है कि ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है जो देखने में सेम है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग अलग। तो ये दोनों आपस में आइसोटॉप्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट केस है आपका आइसोबारिक, जिसको बोलते हैं वो समभारिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है भार, और भार का मतलब हो गया मास नंबर। जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो वह आपका आइसोबार कहलाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि जो आइसोबार है ना, जिस एटम से बने हुए ना वह एटम अलग अलग एलिमेंट का होना चाहिए। आइसोबार के केस में मास नंबर आपका सेम होना चाहिए लेकिन अलग अलग होता है आपका एटॉमिक नंबर, वही आपका आइसोबार कहलाता है। अब बोलते हैं कि आइसोबार रासायनिक रूप से अलग अलग होता है, मतलब केमिकली डिफरेंट होता है। तो बताए थे आपको, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है ना उसका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या होता है, अलग अलग। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है आपका। पहला एलिमेंट आर्गन है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा आपका कैल्शियम है। जहां पर देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो Z बराबर 18 लिख दिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो Z बराबर 19 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो यहाँ पर Z बराबर 20 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अब आता है आपका मास नंबर। तो आर्गन का मास नंबर हो गया 40 तो A बराबर 40 लिख दिए। पोटेशियम का मास नंबर हो गया 40 तो यहाँ पर A बराबर 40 लिख दिए। कैल्शियम का मास नंबर हो गया 40 तो यहाँ पर 40 लिख दिए। फिर आता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर में ना एटॉमिक नंबर। तो 40 में से 18 चला गया तो बच गया आपका 22। तो जब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो और मास नंबर 40 हो तो ऐसी हालातों में न्यूट्रॉन का नंबर 22 होता है। और जब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 हो और मास नंबर 40 हो तो न्यूट्रॉन का नंबर हो गया आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 40 में से 19 गया तो बच गया आपका 21। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 है तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 40 में से 20 गया तो आपके पास बचा 20। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा आपका 20। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस है आपका आइसोटोन्स। तो आइसो का मतलब होता है सेम और टोन्स का मतलब हो गया न्यूट्रॉन्स। तो जिसके पास न्यूट्रॉन का संख्या सेम होता है ना तो वही आपका आइसोटोन्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि आइसोटोन्स जिस भी परमाणु से बना है ना वह आपका अलग अलग एलिमेंट है। फिर बोलते हैं जिसके पास न्यूट्रॉन का संख्या आपका सेम हो वही आपका आइसोटोन्स कहलाता है। तो जिसका न्यूट्रॉन का नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपका अलग अलग होना चाहिए वो आपका कंप्लीट रूप से आइसोटोन्स कहलाता है। अब उसके एग्जांपल देखिए हम। एग्जांपल के रूप में सोडियम का एटम नहीं है और मैग्नीशियम का एटम। जहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 हो गया। मास नंबर सोडियम का मास नंबर 23 है तो यहाँ पर 23 लिख दिए। मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है तो यहाँ पर 24 लिख दिए। और न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 में से 11 चला गया तो बच गया 12। तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है उसका न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24 है तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 24 में से 12 गया तो बच गया 12। तो मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा 12 होता है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास नंबर अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर आपका सेम हो, तो सोडियम और मैग्नीशियम आपस में आइसोटोन्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक एलिमेंट है फॉस्फोरस, दूसरा एलिमेंट है आपका सल्फर। यहाँ पर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया तो Z बराबर 15 लिख दिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो गया तो यहाँ पर Z बराबर 16 लिख दिए। मास नंबर की बात किया जाए तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15 ओड नंबर है तो 15 का डबल किए 30, एक जोड़ दिए तो हो गया आपका 31। यहाँ पर फॉस्फोरस का मास नंबर हो गया 31, यहाँ पर A बराबर लिख दिए 31। यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16, जहाँ पर 16 आपका इवेन नंबर है तो 16 का डबल किए तो हो गया आपका 32, तो सल्फर का मास नंबर हो गया आपका 32। अब आता हमारा न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 31 में से 15 को सबट्रैक्ट कर दिए, मतलब घटा दिए, तो न्यूट्रॉन का नंबर हो गया आपका 16। न्यूट्रॉन बराबर हो गया आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 32 में 16 को घटा दिए तो न्यूट्रॉन का नंबर आ गया आपका 16। नेक्स्ट केस है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का मतलब ये सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो वह आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो धारण करता हो इलेक्ट्रॉन के बराबर संख्या को तो वह हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए, कुछ आयंस ले रहे हैं। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो फॉस्फोरस आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया 15। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो फॉस्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये हो गया आपका न्यूट्रल एटम। और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना तो वह चार्ज स्पीसीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस और इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। ये हो गया न्यूट्रल एटम, ये हो गया चार्ज स्पीसीज। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होता है ना वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना वह आपका नॉन मेटल कहलाता है, जिसको हम लोग अधातु भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ये सल्फर है ना, सब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, जिसको बोलते हैं गेन करना। तो जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना तो सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। यहाँ पर सल्फर आपका न्यूट्रल एटम है और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर ये बन गया आपका सल्फाइड आयन, जो एक तरह का आपका नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन आपका न्यूट्रल एटम है। तो हम बोले थे कि न्यूट्रल एटम के केस में Z बराबर P और P बराबर आपका ये होता है। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर 17 और आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना हो गया 17। इसका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए
क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन को अगर सेल के रूप में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जब क्लोराइड आयन के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्टेट देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म हो गया आपका क्लोराइड आयन। यहाँ पे देखिए फास्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया। 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब कि फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ पर +3 लिख दिए, तो यहाँ 15 + 3 हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फाइड आयन के पास हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16, 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब सल्फर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 16 + 2 हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का संख्या आपका 18 होता है। ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 17 + 1 हो गया आपका 18। जब क्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो इस तरह क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया आपका 18। ये पोटेशियम का एटम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19। पोटेशियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 19 में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 18। लेकिन जब पोटेशियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन। ये हो गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20। कैल्शियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, तो 20 में से 2 गया तो हो गया 18। और कैल्शियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। यहाँ पर देखिए फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिए सेम है। यहाँ पर दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, मतलब ये सभी आयंस हमारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। हम लोग मॉलिक्यूल वाला केस लेते हैं, या मॉलिक्यूल के रूप में लिख दिए CH4। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं मीथेन, और NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया, और H2O को बोलते हैं हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए अब ये हो गया आपका अमोनिया, इसका फॉर्मूला हो गया आपका NH3। तो अमोनिया से 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन और दूसरा कंपोनेंट है आपका हाइड्रोजन। जहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7, नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है, यहाँ पर Z बराबर P हो गया और P बराबर आपका E हो गया। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन का नंबर 7 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो यहाँ पर लिख दिए 1। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम है, इसके मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को बोल रहे हैं न्यूट्रल एटम। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल एटम के केस में Z बराबर P और P बराबर E होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन का नंबर भी 1 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आपका 1 हो जाएगा। तो अमोनिया में हमको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिख दिए 7। नाइट्रोजन का एक एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 1। नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन के पास जाएंगे ना तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। हाइड्रोजन के पास 3 एटम है ना तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 3, तो 7 + 3 हो गया आपका 10। तो अमोनिया के पास आपके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। आइए समझ में। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल।
वाटर का मॉलिक्यूल दो कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला कंपोनेंट हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है। तो जान है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और Z बराबर P बराबर E होता है। मतलब एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 है, प्रोटॉन का नंबर भी 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो गया 1। अब आता है मेरा ऑक्सीजन का एटम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 8। तो Z बराबर P बराबर E। तो ऑक्सीजन को न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर 8 हो गया, प्रोटॉन का नंबर आपका 8 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो गया 8। और वाटर में हम लोग को टोटल इलेक्ट्रॉन पता करना है। ध्यान रखिएगा ये आपका मॉलिक्यूल है। जब कभी भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है ना, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल चाहे कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो यहाँ पर इंटू 2 लिखिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास किए तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है तो यहाँ पर लिख दिए 8। ऑक्सीजन के पास एक एटम है तो यहाँ पर लिख दिए इंटू 1। तो 2 प्लस 8 हो गया आपका 10। यहाँ पर वाटर के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका मीथेन। मीथेन भी दो कंपोनेंट से बना है, एक कार्बन है दूसरा आपका हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 6। तो हम जानते हैं कार्बन अभी न्यूट्रल एटम के केस में, यहाँ पर Z बराबर P बराबर हो जाएगा E। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, प्रोटॉन का भी एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 हो जाएगा। फिर एक और एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन का नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 1। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है तो यहाँ पर लिख दिए 6। कार्बन का एक एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 1। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिख दिए 1। हाइड्रोजन के पास 4 एटम है तो यहाँ पर लिख दिए गुना 4। तो 6 एकम हो गया 6 और 4 इंटू 1 हो गया 4। तो 6 प्लस 4 हो गया आपका 10। तो मीथेन मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए मीथेन, अमोनिया और वाटर के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मीथेन, अमोनिया और वाटर आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। बस ये क्या